बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पार्ट 2 करेंगे। स्टूडेंट, पार्ट 1 की जो फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर आवाज़ का थोड़ा सा इशू था। आवाज़ और वीडियो सिंक्रोनाइज़ नहीं थी, इसी वजह से मैंने आपका पार्ट 1 अगेन अपलोड किया, जिसके अंदर लेक्चर 1 से लेक्चर 7 तक का तमाम डेटा कवर करवाया गया था। आज हम लेक्चर नंबर 8 करेंगे। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या है, कंपेयर एंड ब्रांचिंग। हमने कंपेयर करना है और इसकी ब्रांचिंग को डिसाइड करना है। तो स्टूडेंट्स, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फ्लो लीनियरली, हमारा जो प्रोग्राम होता है उसकी एग्जीक्यूशन लीनियरली होती है। कब तक? जब तक कि एक्सप्लिसिटली ब्रांच्ड बाय जंप। तो याद रखें, जब तक हम उसे एक्सप्लिसिटली खुद से जंप के थ्रू ब्रांच नहीं करते, हमारे प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन फ्लो है वो लीनियर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये आपका। CMP इंस्ट्रक्शन परफॉर्म सब्ट्रैक्शन बट डजेंट स्टोर द रिजल्ट। हमारी जो CMP इंस्ट्रक्शन होती है, सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करती है बट डजेंट स्टोर। क्या स्टोर नहीं करती? हमारे रिजल्ट्स को। किस तरह से स्टूडेंट? नोट स्टोर द रिजल्ट, ओनली अपडेट फ्लैग। हमेशा याद रखें स्टूडेंट, हमारी जो CMP इंस्ट्रक्शन होती है, अब CMP का मतलब क्या होता है? CMP स्टैंड फॉर कंपेयर इंस्ट्रक्शन। ये हमारी सब्ट्रैक्शन को तो कर देगी, लेकिन हमारे रिजल्ट को स्टोर नहीं करेगी, सिर्फ हमारे फ्लैग्स को अपडेट कर देगी। तो ये जो आपका MCQ है बहुत रिपीट होता है, और आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें भी ये पूछा जाता है। कंडीशनल जंप चेक फ्लैग, हमारा कंडीशनल जंप फ्लैग क्या चेक करता है? JZ, यानी कि जंप इफ जीरो फ्लैग इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट, ये जो JZ की इंस्ट्रक्शन है आपने इसे अच्छी तरीके से याद कर लेना है। सबसे पहले तो JZ क्या स्टैंड करता है? जंप इफ जीरो फ्लैग इज इक्वल टू 1। जीरो फ्लैग अगर 1 होगा तो जंप करेगा। और JNZ किस चीज़ को प्रेजेंट करता है? जंप इफ नॉट जीरो। तो ये दोनों जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको सबसे पहले तो इनको हम क्या कहते हैं? कंडीशनल जंप चेक फ्लैग्स। और हमारी इसकी कंडीशन क्या आती है कि JNZ हमारे पास नोट ज़ीरो के लिए होता है, और हमारा JZ जंप इफ़ ज़ीरो फ्लैग। ये बात बार बार रिपीट करने का मकसद ये है ताकि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाए। अब JE का मतलब क्या होता है? JE इज जंप इफ़ इक्वल इन एन एग्जैक्ट सिनम ऑफ JC। तो ये भी पूछा जाता है कि JE आपके पास किसका सिनम है? तो याद रखिए JZ का सिनम हमारे पास JE होता है। JA का मतलब अब क्या होता है? JA इफ अबव, अगर अबव हो। फॉर अनसाइंड, हमारी जो अनसाइंड बिट होती है उसके लिए अगर अबव पर जा रहा हो। एंड JG किसके लिए होता है? जंप इफ ग्रेटर, अगर हमारे जो नंबर है वो ग्रेटर हो जाए। फॉर साइंड मैथ, और ये हमारी अनसाइंड के लिए होता है। हमेशा याद रखें, अबव वाला अनसाइंड के लिए है, जबकि हमारा जो ग्रेटर वाला है जंप इफ ग्रेटर, वो अनसाइंड साइंड के लिए है। यहाँ पर आप देखिए, मूव AX 5, हमने क्या किया है? हमने 5 को AX के अंदर मूव करवा दिया है, और यहाँ पर हमने कंपेयर करवाया है AX 5 को। अब देखें क्या होगा। अब ये जो इतनी इंस्ट्रक्शन है वो क्या करेगी? ये परफॉर्म करेगी 5 - 5, रिजल्ट इज 0। रिजल्ट इज डिस्कार्डेड बट 0, स्टोर तो नहीं होगा लेकिन 0 होगा। अब रिजल्ट 0 आ गया तो कौन सा हमारा फ्लैग लगेगा? फ्लैग JF इज सेट टू 1। हमने पढ़ा था ना कि अगर हमारे पास 0 आ जाए तो हमारा जो फ्लैग है वो क्या 1 सेट हो जाएगा, होगा या नहीं? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? JE इफ इक्वल, अगर JE इक्वल है तो क्या करें? जंप इफ इक्वल चेक इफ JF इज इक्वल्स टू इक्वल। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? सिंस JF इज 1, इट विल जंप टू इज इक्वल लेवल। तो ये इज इक्वल लेवल के पास जंप हो जाएगा। ये जो कोड है आपके पेपर में नहीं आता। जस्ट आप बहुत सारे स्टूडेंट चाहते थे कि इस तरह से हमें कोड भी नज़र आए जिस तरह से कंपाइल होता है, तो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके MCQ हैं स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 8 सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहला MCQ है CMP इंस्ट्रक्शन मॉडिफाई। CMP इंस्ट्रक्शन सिर्फ फ्लैग्स को मॉडिफाई करती है। JE जंप इफ इक्वल टेक्निकली चेक विच फ्लैग। टेक्निकली ये किस फ्लैग को चेक करता है? तो हमारे ZF फ्लैग को चेक करता है ये। अच्छा स्टूडेंट, जो पहले मैंने फाइल खोली तो उसमें थोड़े से कम MCQ थे, हम यहाँ पर आते हैं। विच जंप इज एब्सोल्यूट एंड नोट पोजीशन रिलेटिव। हमारा ऐसा कौन सा जंप होता है जो एब्सोल्यूट होता है और उसकी पोजीशन रिलेटिव नहीं होती? तो वो हमारा फार जंप होता है। देखिए, फार जंप प्रोवाइड एब्सोल्यूट CP
कॉलन आईपी। और देखें ये जो आपका एमसीक्यू है कहाँ से आया है, पास्ट क्वेश्चन पेपर आया है जुनेद की फ़ाइल से। तो ये जुनेद माज की जो फाइल्स हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन स्टूडेंट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन फाइल्स को रट लें। आपको इस तरह से डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव हैं उनसे करना पड़ता है, और कुछ ही एमसीक्यू इंपॉर्टेंट होते हैं उन फाइल्स में भी। सीएमपी इंस्ट्रक्शन मॉडिफाई, सीएमपी इंस्ट्रक्शन किस चीज़ को मॉडिफाई करती है, सिर्फ और सिर्फ फ्लैग्स को। JE जंप इक्वल टेक्निकली चेक विच फ्लैग, किस को चेक करती है, ZF को। सिनम फॉर JZ, तो JZ का सिनम क्या है, JE। फॉर अनसाइंड नंबर ग्रेटर इज टर्म्ड फॉर अबव। JMP is considered as unconditional jump. शॉर्ट जंप यूज अ रिलेटिव ऑफसेट ऑफ एग्जैक्टली, शॉर्ट जंप कितनी जंप्स के ऑफसेट को यूज करता है, 8 बिट्स को यूज करता है। नीचे देखिए शॉर्ट जंप इज इक्वल टू -128 प्लस 127 बिट्स फ्रॉम करंट IP। लेक्चर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन JA एंड JG, JA और JG के अंदर क्या डिफरेंस है। JA हमारे पास जंप अबव होता है जो स्ट्रिक होता है अनसाइंड कंपेरिजन के लिए, जो इवेल्युएट करता है कैरी और जीरो फ्लैग को, जबकि JG जंप ग्रेटर का सैम्पल है और ये साइंड कंपेरिजन के लिए होता है, और ये करता क्या है, इवेल्युएट साइन, ओवरफ्लो एंड जीरो फ्लैग। ये जो डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। हाउ डज CMP इंस्ट्रक्शन वर्क मैकेनिकली, तो किस तरह CMP इंस्ट्रक्शन काम करती है। ये हमारे सोर्स में से जो डेस्टिनेशन होती है उसे सब्ट्रैक्ट तो कर देती है, लेकिन कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर देती है हमारे किसको, न्यूमेरिक रिजल्ट को, बट अपडेट द कंडीशनल फ्लैग, लेकिन कंडीशनल फ्लैग को क्या कर देती है, अपडेट कर देती है। तो यहाँ पर आप देखें, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट, नियर एंड फार जंप। तो यहाँ पर शॉर्ट जंप हमारे पास क्या होता है, रिलेटिव टू करंट IP यूजिंग एन 8 बिट साइंड ऑफसेट, ठीक है, जबकि नियर क्या करता है, रिलेटिव टू IP, ये सिर्फ IP के रिलेटिव होता है, और ये 16 बिट को यूज़ करता है ऑफसेट को, किस तरह से, कि कैन जंप एनी वेयर विद द सेम 64 सेगमेंट, जबकि फार क्या करता है, एब्सोल्यूट जंप प्रोवाइड अ बोथ न्यू सेगमेंट SC, यानी कि हमारे पास जो कोड सेगमेंट होता है, एंड ऑफसेट IP अलो एग्जीक्यूशन टू क्रॉस इनटू डिफरेंट 64 सेगमेंट्स इंटायरली। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट तो लेक्चर्स लेते हैं और वो कहते हैं कि हमारा पेपर बहुत अच्छा सॉल्व हो जाएगा, हमने तो यूनिवर्सिटी के जो हैंड आउट हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। नो डाउट स्टूडेंट आपका पेपर सॉल्व हो जाता है, लेकिन जब हम हैंड आउट पढ़ रहे होते हैं तो हम स्किमिंग कर रहे होते हैं, हम एक स्कैनिंग इस तरह से कर रहे होते हैं कि उस कॉन्सेप्ट को एक कहानी के तौर पर हम पढ़ रहे होते हैं। हमारा जब माइंड होता है वो इस चीज़ को एनालाइज नहीं कर रहा होता कि पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, एक चीज़ सिर्फ हम कंसेप्चुअली पढ़ते जा रहे हैं, तो हमारे माइंड की जो क्वेश्चन मेकिंग पावर होती है या फिर जो क्विक आंसर लेकर आने वाली पावर होती है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। तो इस तरह के पोर्टल से तैयारी करने से ये होता है कि आपके सामने जब क्वेश्चन आता है, मैं वैसे भी स्टूडेंट से कहती हूँ कि आपके सामने जब MCQ आता है तो आप क्या करें, जल्दी से वीडियो को पॉज करके या तो कॉपी पर लिखें या फिर कमेंट में उसका आंसर लिख दें, चाहे बाद में आप रिमूव कर दें, चाहे आप सेंड कर दें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपकी सहूलत के लिए ही ये कमेंट बॉक्स बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पर लेक्चर 9 है हमारे पास, अनकंडीशनल जंप। तो क्या होता है अनकंडीशनल जंप में, द JMP इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट अनकंडीशनली एग्जीक्यूट होती है रिगार्डलेस ऑफ स्टेट ऑफ ऑल फ्लैग्स। तो यहाँ पर जो हमारे फ्लैग्स की स्टेट होती है वो मैटर नहीं करती। इट इज़ अ क्रिटिकल यूज्ड एट एज द एवरी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इन कॉम फाइल टू सेफली जंप। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकली यूज़ होता है जब हम कॉम फाइल्स की फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फाइल को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फाइल टू सेफली किस चीज़ के लिए ये हमारे सेव होता है, जंप ओवर डेटा डिक्लेरेशन प्लेस्ड एट द स्टार्ट ऑफ द कोड। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ आप इसको याद कर ले MCQ के लिए कि हमारा JMP इंस्ट्रक्शन जंप ओवर डेटा डिक्लेरेशन के लिए यूज़ होता है जब हम इसको स्टार्ट ऑफ द कोड रिप्लेस कर देते हैं। रिलेटिव एड्रेसिंग क्या होती है, जंप फंडामेंटली, हमारी जो रिलेटिव एड्रेसिंग होती है वो फंडामेंटली जंप करती है, किस तरह से, यूज़ पॉजिटिव रिलेटिव एड्रेसिंग। बुनियादी तौर पर जंप हमेशा पोजीशन रिलेटिव एड्रेसिंग को यूज़ करता है। पहला MCQ, इंस्टेड ऑफ एन एग्जैक्ट रैम एड्रेस, बजाय इसके कि वो रैम एड्रेस को यूज़ करे, द मशीन कोड स्टोर एन ऑफसेट।
मशीन कोड ऑफसेट को स्टोर कर लेता है, प्रेजेंटिंग हाउ मच फॉरवर्ड और बैकवर्ड टू जंप फ्रॉम द करंट। तो क्या प्रेजेंट करता है कि कितना बैकवर्ड मूव करना पड़ेगा और कितना फॉरवर्ड, किसके लिए, कि हम जंप कर सकें अपने करंट आईपी को। कितनी इजी सी डेफिनेशन है। देखिए अब 2 लाइन के अंदर से भी हमने 2 पॉइंट्स निकाल दिए हैं। तो अगर आप इन दोनों को याद कर लें आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट जंप। शॉर्ट जंप क्या करता है स्टूडेंट्स? शॉर्ट जंप यूज 1 बाइट ऑफसेट, पहला एमसीक्यू हो गया आपका, विच इज मैथमेटिकली एडेड टू आईपी एज एन साइंड बाइट। और ये किस तरह से ऐड किया जाता है? एज अ साइंड बाइट। द स्ट्रिक्ट फिजिकल रेंज, हमारी जो फिजिकल रेंज क्या है वो 127 बाइट फॉरवर्ड टू 128। तो ये वाला आप ना कीजिएगा, बस ये तो 2 पॉइंट्स है, इनको आप अच्छी तरीके से कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है नियर जंप। तो नियर जंप क्या करता है? नियर जंप हमारे पास 16 बिट्स को क्या करता है? यूज़ करता है या यूटिलाइज करता है। शॉर्ट जंप सिर्फ 1 बाइट को कर रहा था, जबकि 16 बिट कौन कर रहा है? नियर जंप। और ये लॉजिकली जंप कहाँ पर करता है? विद इन 64 KB सेगमेंट, यूटिलाइजिंग रैप राउंड बिहेवियर इफ लार्जर नंबर इज एडेड टू आईपी। तो क्या करता है कि ये कहीं पर भी 64 KB सेगमेंट को जंप करवा सकता है, और ये हमारी रैप अराउंड बिहेवियर को यूटिलाइज करता है। कब यूटिलाइज करता है? जब हमारा ग्रेटर नंबर ऐड किया जा रहा हो आईपी के अंदर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। नेक्स्ट हम चलते हैं फार लूप। फार लूप क्या करता है? अब फार जंप ये एक एब्सोल्यूट जंप है। द इंस्ट्रक्शन रिक्वायर बोथ 16 बिट सेगमेंट एंड 16 ऑफसेट। इट फोर्सली लोड्स CS एंड IP अलोइंग एग्जीक्यूशन टू रिज्यूम इन इंटायर डिफरेंट फिजिकल मेमोरी सेगमेंट। बहुत ही आसान है। ये भी हमारे पास 16 सेगमेंट या 16 ऑफसेट को यूज़ कर रहा होता है, और ये भी हमारे पास एक एब्सोल्यूट जंप है जो क्या करता है? हमारे CS यानी कि कोड सेगमेंट और इंडेक्स पॉइंटर को अलाउ करता है कि वो एग्जीक्यूशन को रिज्यूम कर ले। कहाँ पर? इंटायरली डिफरेंट फिजिकल मेमोरी सेगमेंट्स, अलग अलग। वैसे तो हम कहते हैं ना, जहाँ पर हमारा कोड सेगमेंट होगा वहीं पर हमारा इंडेक्स पॉइंटर होगा। अगर कोड सेगमेंट आगे मूव करता है तो पॉइंटर एग्जैक्टली उसके पीछे मूव करेगा, लेकिन हमारा फार जंप अलाउ करता है कि वो दोनों अलग अलग रह लें। सॉर्टिंग एग्जाम्पल क्या है? बबल सॉर्ट क्या होती है? सॉर्टिंग आइट्रेट ओवर एलिमेंट कॉन्सेक्यूटिवली। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। जो सॉर्टिंग होती है ना, जब वो आइट्रेट हम करते हैं तो कंसेक्यूटिवली टर्म्स के साथ करते हैं। कंसेक्यूटिवली क्या होता है? साथ साथ। जैसे अब देखिए ना, हमारे पास 1 और 2 हैं, 3 हैं, तो ये 1 और 2 आपस में साथ साथ जुड़े हुए हैं, इसी तरह 2 एंड 3। तो वैसे तो इनके दरमियान नंबर्स हैं, लेकिन जनरली हम यही कहते हैं ना कि ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ जुड़े हैं। 1 के एग्जैक्टली बाद हमारे पास 2 आता है। इफ़ आउट ऑफ ऑर्डर, अगर ये आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए, दे आर स्वैप्ड, तो हम क्या करते हैं? इनको स्वैप कर देते हैं। इंपॉर्टेंट, सॉर्टिंग आइट्रेट करती है एलिमेंट्स के ऊपर कंसेक्यूटिवली, लेकिन अगर ऑर्डर हमारा आउट हो जाए तो हम उनको स्वैप कर देते हैं। द पासिस आर स्टॉप्ड नेटिवली, पासिस को हम नेटिवली स्टॉप कर देते हैं एज सून एज अ कंप्लीट पास गो विदाउट ट्रिगरिंग अ एनी स्वैप। तो हम जो पास कर रहे होते हैं नेटिवली, जो एलिमेंट्स को कि हम पासिंग कर रहे होते हैं या स्वैपिंग कर रहे होते हैं, उनको हम क्या कर देते हैं? स्टॉप कर देते हैं। कब तक स्टॉप कर देते हैं? जब तक कि एक कंप्लीट पास विदाउट ट्रिगर एनी स्वैप। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आपने अपने माइंड में रखना है। देखिए स्टूडेंट, आपकी हैंड आउट बहुत ही टफ है, तो इन चीज़ों को अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। साइंड वर्सेस अनसाइंड सॉर्ट एग्जीक्यूशन। व्हेन एग्जीक्यूटिंग अ सॉर्ट यूजिंग JBE ट्रीट द डेटा अनसाइंड मैग्नीट्यूड ओनली। तो जब JBE के थ्रू हम कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि अनसाइंड को सिर्फ मैग्नीट्यूड के तौर पर लेता है, JLE को ट्रीट करता है वो साइंड के तौर पर, जबकि इंश्योरिंग नेगेटिव नंबर्स आर लॉजिकली प्लेस्ड बिफोर द पॉजिटिव वन। ये जो रूल है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि जब हम सॉर्ट कर रहे होते हैं तो JBE के अंदर वो उसे अनसाइंड मानता है और अनसाइंड सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिस्प्ले कर रहा होता है, जबकि JLE वो क्या कर रहा होता है? एज अ साइंड ले रहा होता है। और हम क्या इंश्योर करते हैं कि नेगेटिव नंबर्स को जो हमारे पॉजिटिव नंबर है उनसे पहले लिखा जाना चाहिए। अब हम MCQ करते हैं लेक्चर नंबर 9 के। बैक जाएंगे,
विच टाइप ऑफ जंप एक्सप्लिसिटली पोजीशन रिलेटिव एंड यूज वन बाइट ऑफसेट। तो वन बाइट ऑफसेट को किस तरह से कौन सी हमारी जो कंडीशन है या जंप स्टेटमेंट है, ये टाइप है जो यूज़ करती है एक्सप्लिसिटली रिलेटिव पोजीशन को। स्टूडेंट हमारा शॉर्ट जंप यूज़ करता है। अगर आप ये इतना सा याद कर ले फिर भी आपका एमसीक्यू ठीक हो जाएगा। अगर आपको वन बाइट वाला जो कंसेप्ट था वो भी याद है तो फिर भी आप एमसीक्यू ठीक मार्क कर लेंगे। व्हाट इज़ द मैक्सिमम फॉरवर्ड रेंज ऑफ अ शॉर्ट जंप। तो मैक्सिमम फॉरवर्ड रेंज क्या होती है 127। विच जंप एब्सोल्युटली प्रोवाइड बोथ सेगमेंट एंड ऑफसेट। कौन है जो बोथ सेगमेंट और ऑफसेट को प्रोवाइड करता है। अलोइंग एग्जीक्यूशन क्रॉस इनटू अनदर। तो फार जंप हमें ये प्रोवाइड करता है। नीचे आप देख लें इसका कंसेप्ट भी। व्हाट डज पोजीशन रिलेटिव एड्रेसिंग मीन फॉर द नियर जंप। तो क्या इसका मतलब होता है कि इट एड 16 बिट ऑफसेट टू द आईपी रजिस्टर। विच कंडीशनल जंप स्ट्रिक्टली इंटरप्ट्स एज अ अनसाइंड नंबर। तो अनसाइंड नंबर के तौर पर कौन जंप करता है JBE, और साइंड के तौर पर कौन करता है JLE। कोई 5 से 7 बार ये चीज़ रिपीट हो गई है। What happen if you place the raw data at the exact start of the com file without an unconditional jump। तो unconditional jump के बगैर अगर आप raw data को रख देते हैं start of the com file तो क्या होता है कि the debugger try to execute the data as a code। तो debugger क्या करता है, उसे as a code डिस्प्ले करने की कोशिश करता है। तो what is the primary difference between near and far jump। इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस होता है कि नियर जंप स्टे विद द सेम 64 KB कोड सेगमेंट बाय 16 रिलेटिव ऑफसेट पॉइंटर, जबकि फार जंप क्या करता है हमारे कोड सेगमेंट और हमारे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, सॉरी स्टूडेंट ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर था, मैं वहाँ पर इंडेक्स पॉइंटर यूज़ कर रही थी, सॉरी इंडेक्स इंस्ट्रक्शन पॉइंटर अलोइंग द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट कोड इन कम्प्लीटली डिफरेंट सेगमेंट। इन दोनों का डिफरेंस हो गया। हाउ डज रिलेटिव एड्रेसिंग वर्क मैथमेटिकली। हाउ डज रिलेटिव एड्रेसिंग वर्क मैथमेटिकली फॉर जंप इंस्ट्रक्शन। तो किस तरह से जंप इंस्ट्रक्शन के लिए मैथमेटिकली वर्क करता है। इंस्टेड ऑफ स्पेसिफाइंग एन एग्जैक्ट फिजिकल मेमोरी स्पेस, बजाय इसके कि हम एक एग्जैक्ट फिजिकल मेमोरी स्पेस दें, हम जंप करवा देते हैं अपनी इंस्ट्रक्शन को कहाँ पर, जहाँ पर हमारी ऑफसेट की वैल्यू होती है। प्रोसेसर ऐड दिस ऑफसेट, प्रोसेसर इस ऑफसेट को कहाँ पर ऐड कर देता है, विच कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव टू द करंट इंस्ट्रक्शन। करंट इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के पास जो कैलकुलेट करता है हमारे टारगेट एड्रेस को डायनेमिकली। एक्सप्लेन द डिफरेंस इन बिहेवियर यूजिंग साइंड वर्सेज अनसाइंड कंडीशनल जंप टू सॉर्ट द डेटा। ये वाला लॉन्ग आपका इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये चीज़ें हमने ऊपर भी कवर कर ली थी। लेक्चर नंबर 10 करते हैं हम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम। तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम क्या होता है, मैथमेटिकली बाइनरी मल्टीप्लिकेशन वर्क एलिगेंटली विदाउट कम्प्लेक्स ऑपरेशन। जो अगर हम मैथमेटिकली बात करें ना तो जो हमारी मल्टीप्लिकेशन होती है वो बड़ी सिंपल सी होती है। वो चेक द मल्टीप्लायर, हम क्या करते हैं मल्टीप्लायर को चेक करते हैं राइट मोस्ट बिट पर जो हमारा मल्टीप्लायर होता है। अब ये मल्टीप्लायर होता क्या है, जिसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, और मल्टीप्लिकेंड क्या होता है, जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अब आपने 1 2 मल्टीप्लाई करवाया है 11 के साथ, तो ये आपका क्या है, ये आपका मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लिकेंड और ये आपका क्या है मल्टीप्लायर। नेक्स्ट हमारे पास है कि क्या करता है वो चेक मल्टीप्लायर राइट मोस्ट बिट इफ 1, अगर 1 हो तो हम क्या कर देते हैं इफ 1 वी ऐड द मल्टीप्लिकेंड टू द रिजल्ट, हम मल्टीप्लिकेंड के अंदर रिजल्ट को ऐड करवा देते हैं। देन शिफ्ट द मल्टीप्लिकेंड लेफ्ट, फिर हम उस मल्टीप्लिकेंड को लेफ्ट पर शिफ्ट कर देते हैं एंड शिफ्ट द मल्टीप्लायर राइट, और जो हमारा मल्टीप्लायर होता है उसको राइट पर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये होता है हमारा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम। ये जो आपका पूरा कंसेप्ट है तकरीबन 15 से 16 मिनट की जो वीडियो है उसमें कवर किया गया है। तो अगर आप इतनी सी बात याद कर लेते हैं तो आपके एमसीक्यू भी कवर हो जाएंगे और लॉन्ग शॉर्ट भी। नेक्स्ट आपके पास शिफ्ट लॉजिकल राइट, तो शिफ्ट लॉजिकल राइट को हम SR भी कहते हैं। फोर्स अ ज़ीरो फ्रॉम लेफ्ट एंड, ये फोर्स करता है, क्या फोर्स करता है, अ ज़ीरो फ्रॉम द लेफ्ट एंड मूविंग एवरी बाइट 1 पोजीशन टू द राइट, हर बाइट को कहाँ पर कर देता है ये शिफ्ट 1 पोजीशन टू द राइट साइड पर। द राइट मोस्ट बिट इज कैच इन अ कैरी फ्लैग, जो राइट मोस्ट बिट होती है उसको हम कैरी फ्लैग के अंदर रख लेते हैं। मैथमेटिकली इट इज़ परफॉर्म अनसाइंड डिवीजन बाय 2, मैथमेटिकली ये अनसाइंड डिवीजन को परफॉर्म करता है। शिफ्ट लॉजिकल लेफ्ट को हम SHL भी कहते हैं और SAL भी कहते हैं। SHL फोर्स अ ज़ीरो
फ्रॉम राइट मूविंग बिट लेफ्ट, ये फोर्स करता है ज़ीरो को कि वो राइट की तरफ मूव कर जाए, और मूविंग बिट लेफ्ट, और बिट्स को ये लेफ्ट की तरफ मूव करवा देता है। ड्रॉपिंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इन CF, यानी कि कैरी फ्लैग के अंदर हमारी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है उसको ड्रॉप करवा देता है। शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ्ट क्या करता है? एग्जैक्टली सेम इंस्ट्रक्शन, इट परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन बाय 2। तो परफॉर्म तो सेम इंस्ट्रक्शन करता है, लेकिन इसके अंदर होता है क्या कि हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ। शिफ्ट अर्थमेटिक राइट, तो SAR ये क्या करता है? शिफ्ट बिट टू राइट बट रिटेन अ कॉपी ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये MCQ इंपॉर्टेंट है कि सेम काम ही करता है जैसे हमारा SH कर रहा था, लेकिन ये एक कॉपी को रिटेन कर लेता है, और वो किसकी कॉपी होती है? MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की। और कहाँ पर रिटेन करता है? लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पर। स्ट्रिक्टली प्रिजर्व द साइन, और जो हमारा साइन होता है उसको ये प्रिजर्व करता है। द एक्सक्लूसिवली यूज फॉर ड्राइविंग साइंड नंबर बाय 2, तो ये साइंड नंबर बाय 2 को यूज़ करता है। ये स्टूडेंट आप कह रहे होंगे कि इसकी समझ ही नहीं आ रही, तो ये जो डेटा है ना याद करने वाला है, इसको आप ट्रिक के साथ करें, रट्टे के साथ करें, जैसे भी आपके जो लेक्चर है उसमें भी ये इसी तरह से है। इवन यहाँ पर तो थोड़ा थोड़ा है, अंदर से काम की चीज़ निकाली गई है। आपके लेक्चर के अंदर तो ये चीज़ें इतनी मिक्सअप हैं कि इंसान वैसे ही कन्फ्यूज़ हो जाता है। रोटेट राइट क्या करता है? जिसे हम ROR कहते हैं। इन ROR एवरी बाइट मूव टू राइट, हर एक बाइट ने जाना है राइट की तरफ। द बिट ड्रॉप फ्रॉम राइट बाउंड्री स्टिमुलेनियसली इंसर्ट एट लेफ्ट बाउंड्री, तो जो लेफ्ट राइट से आ रही है उसे हम लेफ्ट के अंदर डाल देते हैं। एंड कॉपीड रिडंडेंटली, और एंड हमारा यूज़ होता है एज अ कॉपी रिडंडेंट के लिए, किसके अंदर? कैरी फ्लैग के अंदर। रोटेट लेफ्ट ROL क्या करता है? हर बिट को लेफ्ट की तरफ मूव कर देता है, और बाकी सारा काम उसका सेम ही होता है। रोटेट थ्रू कैरी, रोटेट थ्रू कैरी को हम RCR भी कहते हैं और RCL भी कहते हैं। ये बिहेव करता है एज अ 9 बिट R17 बिट रोटेशन। इन RCR द कैरी फ्लैग इज explicitly inserted from left while the rightmost bit drop into carry flag. RCL is exactly reverse, तो हमारा जो RCL होता है वो exactly रिवर्स हो जाता है। और यहाँ पर क्या है कि RCR एक्सप्लिसिटली इंसर्ट इन द लेफ्ट, ये एक्सप्लिसिटली लेफ्ट पर इंसर्ट होता है, जबकि राइट मोस्ट से ये कैरी फ्लैग के अंदर ड्रॉप हो जाता है। Which shift operation insert a 0 from left and drop the rightmost bit into carry flag? SHR. Which shift operation mathematically divide a signed number by 2 correctly? SAR. In rotate right operation, what happen to bit drop from the right? तो क्या होता है? हम इसको इंसर्ट कर देते हैं लेफ्ट एंड पर, और उसकी जो वैल्यू होती है उसको हम कैरी फ्लैग के अंदर कॉपी कर लेते हैं। विच वट इज़ अनदर असम्बली नेम फॉर शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ्ट? तो शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ्ट का एक और नाम क्या है? शिफ्ट लॉजिकल लेफ्ट। रोटेट इन रोटेट थ्रू कैरी, इसके अंदर हम क्या करते हैं? वट इज इंसर्टेड इनटू रजिस्टर फ्रॉम द लेफ्ट बाउंड्री, तो क्या चीज़ इंसर्ट होती है? कैरी फ्लैग इंसर्ट होता है। व्हाट आर शिफ्टिंग इंस्ट्रक्शन मैथमेटिकली प्रेफर्ड ओवर अ मल डिवाइड इंस्ट्रक्शन ऑफ पावर 2? तो पावर 2 की इंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है कि दे सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स टास्क टू कंसीव एल्गोरिदम एंड एक्सट्रीमली फास्ट। ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, और ये क्या करता है? कंसाइज एल्गोरिदम को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देता है। इन मैनुअल बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम, व्हाट डू वी डू इन करंट इवेल्यूएशन इफ द बिट ऑफ द मल्टीप्लायर इज 1? अगर 1 होता है तो हम उसको मल्टीप्लिकेंट के अंदर ऐड कर देते हैं। इस लेक्चर का जो सब्जेक्टिव है वो इतना ख़ास कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। जैसे अब ये SHR है तो इसका जो हल्का सा डिफरेंस है वो कर लें। यहाँ पर ROR का डिफरेंस है। स्टूडेंट अगर इन तीनों को आपने ये जो मैंने कंसेप्ट पढ़ाया है वो याद किया है तो आप अटैम्प्ट कर लेंगे। देखिए यही चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 11 है सब रूटीन्स कॉल एंड RET। तो सब रूटीन का क्या होता है? सब रूटीन अलाउ कोड रीयूजेबिलिटी एंड क्लीन स्ट्रक्चरिंग। MCQ आता है कि क्लीन स्ट्रक्चरिंग और कोड रीयूजेबिलिटी को कौन अलाउ करता है? तो हमारी सब रूटीन्स अलाउ करती हैं, और सब रूटीन का एक जो दूसरा नाम है वो होता है फंक्शन। कॉल लेबल, कॉल लेबल एक्सप्लिसिटली ब्रांच करता है हमारी एग्जीक्यूशन को टू अ सब रूटीन एक्टिंग एज अ टेम्परेरी डाइवर्जन। बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल लेबल क्या करता है? हमारी एग्जीक्यूशन
को एक्सप्लिसिटली ब्रांच करवा देता है किसके अंदर, सब रूटीन के अंदर, और ये एज अ टेम्परेरी डाइवर्जन परफॉर्म करता है। कॉल मैकेनिज्म क्या होता है, बिफोर जंपिंग, जंपिंग से पहले कॉल सिक्योरली पुश द रिटर्न एड्रेस। कॉल सिक्योरली क्या कर देती है, हमारे रिजल्ट को पुश कर देती है, द रिटर्न पुश द रिटर्न एड्रेस ऑन टू द स्टैक, रिटर्न एड्रेस को स्टैक के ऊपर पुश करती है। सो प्रोग्राम नो वेयर टू रिटर्न, तो प्रोग्राम जानता है कि कहाँ पर रिटर्न करना है। ये आपकी जो डेटा स्ट्रक्चर वाला कंसेप्ट है सेम वैसा ही है। और RET इंस्ट्रक्शन क्या करती है, RET इंस्ट्रक्शन पॉप्स द टॉप ऑफ द बैक टू द स्टैक बैक इनटू IP रजिस्टर। ये हमारी इंस्ट्रक्शन को पॉप करवा देती है स्टैक के टॉप के ऊपर, किसके अंदर, IP रजिस्टर के अंदर। क्लीनली रिज्यूम द ओरिजिनल एग्जीक्यूशन थ्रेड, जो हमारा ओरिजिनल एग्जीक्यूशन थ्रेड होता है उसको क्लीनली रिमूव करवा देती है। बिल्कुल स्टूडेंट वही कंसेप्ट है आपका CS 301 वाला, कि आपकी जो इंस्ट्रक्शन होती है स्टैक के अंदर, वो जब भी हम उसे पॉप करते हैं यानी कि डिलीट करते हैं या रिमूव करते हैं तो ऊपर से ही करते हैं। जैसे हमने वो एग्जांपल देखी थी ना कि स्टैक के अंदर अगर हमने प्लेट्स को रखा है तो हम नीचे से प्लेट नहीं निकालते, हम ऊपर से ही उठा के साइड पे रखते हैं। तो सेम वही चीज़ होती है आपकी रैट के अंदर। कॉल एंड RET आर टेक्निकली डिपेंडेंट बट लॉजिकली एज अ पेयर। तो टेक्निकली ये इंडिपेंडेंट है बट लॉजिकली हम इनको एज अ पेयर समझते हैं। नियर वर्सेस फार कॉल्स, ये भी हमने किया था। नियर कॉल जंप करती है हमारी 64 KB तक और जो पुश करती है सिर्फ हमारे IP को, जबकि फार कॉल क्या करती है, हमारे सेगमेंट्स के थ्रू कर रही होती है और कोड सेगमेंट को IP कोड और IP को स्टैक के ऊपर रखती है। रजिस्टर प्रिजर्वेशन क्या होती है, सब रूटीन शुड स्ट्रिक्टली प्रिजर्व रजिस्टर बाय सेविंग देम ऑन द स्टैक। ये प्रिजर्व करते हैं हमारे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स को, किस तरह से करते हैं कि सेव देम ऑन द स्टैक, स्टैक के ऊपर सेव कर देते हैं एट द स्टार्ट एंड रिस्टोर देम पॉप। तो जब हम उन्हें पॉप करते हैं तो उसको रिस्टोर कर लेते हैं एट द एंड इन रिवर्स लाइफो ऑर्डर टू अवॉइड करप्टिंग द कॉलर डेटा। तो ये लाइफो के रिवर्स काम करते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने ऊपर CS 301 में भी पढ़ा था, अगर हम उसको रिलेट करें, हमने जो प्रियोरिटी क्यू पढ़ा था ना, वो भी ऑपोजिट हो जाती होती है। तो सेम ये भी हमारे पास ऑपोजिट कंसेप्ट के तौर पर यूज़ होती हैं। अब हम इसके MCQ कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन RET एंड कॉल इज डिपेंडेंट आर इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट है, हमने ऊपर भी पढ़ा है। व्हाट डज कॉल इमीडिएटली पुश ऑन द स्टैक, किसको पुश करती है, IP रिटर्न एड्रेस को। व्हाट डज RET एग्जैक्टली, RET क्या करता है, पॉप इनटू IP। फार कॉल क्या करती है, फार कॉल पुश करती है CS एंड IP को। रजिस्टर मॉडिफाई इनसाइड अ सब रूटीन शुड बी, तो जो मॉडिफाई करता है उसकी जो सब रूटीन है वो क्या होनी चाहिए, प्रिजर्व्ड यूजिंग स्टैक। इफ वी पुश AX देन पुश BX इनसाइड अ सब रूटीन वी मस्ट पॉप, हमें किस चीज़ को पॉप करना चाहिए, BX देन AX को। सब रूटीन फंडामेंटली हेल्प इन, किस में हेल्प आउट करती है हमें, कोड रीयूजेबिलिटी एंड मॉडुलैरिटी में। इसके सब्जेक्टिव के अंदर हमारे पास पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, CAL एंड RT स्ट्रिक्टली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। नो, ये हमारे पास टेक्निकली इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन इनको हम एक दूसरे के साथ एज अ पेयर यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द कोर डिफरेंस बिटवीन नियर एंड फार कॉल, तो नियर और फार कॉल के दरमियान क्या डिफरेंस होता है, ऊपर भी हमने डिस्कस कर लिया है। वाई प्रिजर्विंग रजिस्टर्स इन सब रूटीन क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हम कंसेप्ट के अंदर भी देख कर आ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 13। सॉरी, लेक्चर नंबर 12। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स कैन बी पास्ड विया रजिस्टर, ग्लोबल मेमोरी आर स्टैक। हमारे जो पैरामीटर्स होते हैं या तो हम उनको एज अ पैरामीटर पास कर एज अ रजिस्टर पास कर सकते हैं, एज अ ग्लोबल मेमोरी एड्रेस पास करते हैं, या फिर स्टैक के थ्रू। तो ये जो तीन चीज़ें हैं CS 301 में भी ये चीज़ सेम ही थी। असल में ना स्टूडेंट, ये जो पूरा आपका कंसेप्ट है वो आपको कंप्यूटर की जो आउटर इनर जो भी फंक्शनैलिटी होती है वो समझाने के लिए आपका पूरा कोर्स डिज़ाइन किया गया है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं एक दूसरे से बहुत रिलेट करती हैं। स्टैक मोस्ट स्टैंडर्ड स्केलेबल वे टू पास द पैरामीटर, स्टैक सबसे ज़्यादा स्केलेबल और पैरामीटर को पास करने के लिए रिलायबल होता है। कॉल पुश एग्रीमेंट, जो हमारी कॉलर होता है वो एग्रीमेंट को पुश करता है, देन एग्जीक्यूट कॉल, और फिर एग्जीक्यूट कर देता है कॉल को, विच पुशेस IP, जो IP को पुश करती है इनसाइड सब रूटीन SP पॉइंटर टू IP।
सब रूटीन के अंदर क्या होता है, हमारा जो एसपी होता है वो पॉइंट करता है आईपी को। एग्रीमेंट्स आर बरीड बिलो आईपी, तो एग्रीमेंट्स कहाँ पर बरीड होते हैं, हमारे आईपी के अंडर। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं हम ताकि आपको स्क्रीन पर ठीक नज़र आए। वी डू नॉट मैथ ऑन एसपी, हम कभी भी एसपी के ऊपर मैथ नहीं करते डायरेक्टली। क्यों, क्योंकि ये हमारे लिए इजी नहीं होता, ठीक है। बिकॉज वी यूज़ बीपी, हम बेस पॉइंटर को यूज़ करते हैं इस फंक्शन के लिए। स्टैक फ्रेम स्टैंडर्ड, हमारा जो स्टैक फ्रेम स्टैंडर्ड है वो क्या है, पुश बीपी मूव बीपी एसपी। तो ये इंस्ट्रक्शन आपकी स्टैंडर्ड होती है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपके सामने लिख के आ जाता है, पुश बीपी मूव बीपी एसपी। तो ये आपके पास क्या है, तो डैट इज़ अ स्टैक फ्रेम स्टैंडर्ड। फर्स्ट पैरामीटर इज एक्सेस्ड सेफली एट BP+4 नियर कॉल। तो हमारा जो फर्स्ट पैरामीटर होता है उसे हम सेफली एक्सेस कर सकते हैं किसके थ्रू, BP+4। ये भी एमसीक्यू आता है कि फर्स्ट पैरामीटर को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, और ये भी आ जाता है कि BP+4 ये क्या करता है, ये नियर कॉल के फर्स्ट पैरामीटर को बहुत इजीली एक्सेस कर देता है। ये क्या है, शेडिंग। तो हमारी शेडोइंग क्या होती है, BP प्रोवाइड अ फिक्स्ड, बीपी हमारे पास जो होता है बेस पॉइंटर वो एक फिक्स होता है, इमूवेबल रेफरेंस होता है, जो क्या करता है, पॉइंट टू एक्सेस स्टैक डाटा, जो स्टैक डाटा को एक्सेस करने के लिए पॉइंट कर रहा होता है। तो ये होती है हमारी शेडोइंग। RET2 एंड RET4 पॉप पैरामीटर ऑफ द स्टैक ऑटोमेटिकली अपॉन द रिटर्न। तो ये पॉप करते हैं हमारे पैरामीटर्स को, जिसके अंदर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ द स्टैक ऑटोमेटिकली रिटर्न। तो हमारा जो ऑफ सेट होता है वो ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाता है। लोकल वेरिएबल्स कैन बी एलोकेटेड बाय डायनेमिकली सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम आईपी। लोकल वेरिएबल्स को हम एलोकेट कर देते हैं डायनेमिकली, जो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हमारे एफ के अंदर से। ये वाला जो कोड है आप इसको भी देख सकते हैं, ये सर ने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। स्टूडेंट, मेरे चैनल पर बहुत अच्छे लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं। इवन मेरे कंसेप्ट्स भी इतने अच्छे नहीं हैं जितने उन लेक्चर्स के अंदर आपको डिलीवर किए गए हैं, तो आप उनको मस्त देखा करें, फिर आकर आप इसकी प्रैक्टिस किया करें। ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटों की सीरीज होती है वो। व्हाट इज़ अ रजिस्टर स्केलेबल वे टू पास पैरामीटर्स टू सब रूटीन। तो रजिस्टर्स का हमारे पास कौन सा स्केलेबल मेथड होता है, डेट इज़ अ स्टैक विच रजिस्टर एक्सेस द स्टैक पैरामीटर सेफली विदाउट म्यूटिंग एसपी। तो बीपी हमारा यूज़ होता है इन नियर कॉल स्टैक फ्रेम वेयर इट इज़ द फर्स्ट पैरामीटर। तो कहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो एग्जिस्ट करता है BP+4 के ऊपर। डज आर रैट 4 स्पेसिफिकली डू, क्या करता है स्टूडेंट, ये पॉप कर देता है हमारे आईपी को, देन ऐड कर देता है 4 को एसपी के अंदर। बट मूव बीपी एंड एसपी, बीपी मूव एसपी क्या करता है, यूज बीपी एज अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंटर। लोकल वेरिएबल आर क्रिएटेड इनसाइड सब रूटीन्स आर, तो किसके थ्रू लोकल पैरामीटर्स क्रिएट होते हैं, सब एसपी टू हु क्लीन्स अप स्टैक कॉलर आर कॉली। कौन क्लीन करता है, ये डिपेंड करता है हमारी कॉलिंग कन्वर्सेशन के ऊपर। लेक्चर नंबर 12 की हम कर लेते हैं। व्हाट डज R2 इंस्टेड ऑफ जस्ट R। तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है कि इट रिटर्न द सब रूटीन, ये सब रूटीन रिटर्न करती है किसकी, आईपी की, जो उसे पॉप करवा देता है और फिर उसको ऐड करवा देती है एसपी के अंदर। तो हमारे पास रिमूविंग 16 बिट पैरामीटर के थ्रू हमारा कॉलर पुश करता है और प्रिवेंट करता है स्टैक के लीकेज को प्रिवेंट करता है। स्टैक फ्रेम क्या होता है, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन आप देख सकते हैं। एक्सप्लेन द क्रोनोलॉजिकल स्टेप टू एक्सेस पैरामीटर पास्ड बाय स्टैक। तो इसका जो क्रोनोलॉजिकल मेथड है वो यहाँ पर गिवन है। कॉलर पुश द पैरामीटर, कॉलर पुश करता है पैरामीटर को, कॉलर एग्जीक्यूट करता है कॉल को, सब रूटीन पुश करती है बीपी को और उसको सेव कर देती है, सब रूटीन कॉपी करती है एसपी को बीपी के अंदर, पैरामीटर को हम एक्सेस कर सकते हैं BP+4 के अंदर। ये जो पूरा कंसेप्ट है ना आपके लेक्चर नंबर 12 को डिस्क्राइब कर देता है। तो होप सो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो। पार्ट 3 का आप वेट कीजिएगा। अगर कोई स्टूडेंट ये वाला सॉफ्टवेयर लेना चाहता है तो वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। फ़ी अमानिल्लाह।